In this lecture, we are supposed to discuss about the frequency response of a FET amplifier. So, just like the transistor amplifier, FET amplifier is connected as shown in the figure. ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में हम लोग करते क्या है, वी यूज अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, ये, और यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं बाईपास, एंड यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाते हैं, इफ़ यू रिकॉल योर ट्रांजिस्टर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सर्किट. लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हम नहीं लगाएं. अपार्ट फ्रॉम दैट, rest of the things are the same. We have this as a drain resistance, these are the coupling capacitors C1 and C2, this is the load resistance and this is the gate resistance. So this is my FET amplifier. तो अगर FET amplifier है तो इसमें we know that frequency response जो हमको मिलता है going by the Bode curve, Bode plot, हम लोग को कुछ इस तरह से curve मिलता है. We get a curve like this. तो इसको अगर हम तीन पार्ट में बांटते हैं तो देन वी कॉल वन इज अ लो फ्रीक्वेंसी, अनदर वन इज अ मिड फ्रीक्वेंसी, अनदर वन इज अ हाई फ्रीक्वेंसी जोन. तो एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसको हम तीन पार्ट में बांटते हैं, लो फ्रीक्वेंसी, मिडिल फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी. ये इसलिए हम जानते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी में द इफेक्ट ऑफ दीज कपलिंग कैपेसिटर्स आर मैक्सिमम. ठीक है. Whereas in case of high frequency, there are existence of Miller capacitances, and those Miller capacitances, they come into effect at high frequency. And at mid frequency, what happens is these coupling capacitances and Miller capacitances, they cancel each other's effect, and we basically get a constant zone. So that is what is your mid frequency gain. So let us now talk about all these three gains and let us see why the Bode plot has these kind of a shape. Okay. So now, so we know that the mid-range voltage gain of zero biased amplifier, FET amplifier, is given by AV mid. This is equal to GM into RD. ये कहाँ से मिला? यू नो एम्पलीफिकेशन फैक्टर म्यू इज इक्वल टू RD इंटू GM. सो ये क्या है? म्यू इज व्हाट? एम्पलीफिकेशन. सो AV इसको क्या लिखना है? दैट इज द एम्पलीफिकेशन. जहाँ पे कि कोई अदर कैपेसिटिव फैक्टर नहीं है तो वी कॉल द मिड फ्रीक्वेंसी गेन ऑफ अ FET एम्पलीफायर इज सिंपली GM इंटू RD. बट देन व्हाट अबाउट आवर लो फ्रीक्वेंसी एंड देन द हाई फ्रीक्वेंसी? Okay. So now let us talk about the frequency response in the low frequency range. Low frequency range. Here you know one thing, going by your knowledge of amplifier or transistor amplifier, you know कि हमारा जो frequency dependence है, ये जो इनपुट में RC सर्किट है या बाईपास आरसी सर्किट होता है या आउटपुट आरसी सर्किट होता है, उसके ऊपर हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डिपेंड करता है. सो व्हाट वी ट्राई टू डू व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इन लो फ्रीक्वेंसी रेंज, हम इस सर्किट को दो पार्ट में बांट लेंगे. वन इज द इनपुट आरसी सर्किट, अनदर वन इज द आउटपुट आरसी सर्किट. इसमें बाईपास आरसी सर्किट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दैट कैपेसिटर एंड दैट रेजिस्टेंस इज नॉट देयर. सो उसका इफेक्ट हमको नहीं चाहिए. सो व्हाट वी हैव इज इनपुट आरसी एंड आउटपुट आरसी. सो लेट अस सी द फर्स्ट वन, द इनपुट आरसी सर्किट, यानी लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देख रहे हैं इनपुट का, इनपुट आरसी सर्किट. ठीक है. तो अगर हम सिर्फ इस पार्ट को ले लें, दिस पार्ट ओनली, दिस इज माई इनपुट सेगमेंट. तो इस इनपुट सेगमेंट को आई कैन डिनोट इट बाय दिस फिगर एज दिस Vin, दिस C1 इज देयर, RG इज देयर, एंड गेट के बाद से जो भी इसको मिल रहा है, सो यू नो देर इज डेफिनेटली अ रेजिस्टेंस, देर इज डेफिनेटली अ रेजिस्टेंस बिटवीन दिस गेट एंड सोर्स टर्मिनल. तो दैट रेजिस्टेंस इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं R in गेट. हम इसको रिप्लेस कर दें.
I have replaced, this is what is my input RC circuit. So now you know one thing, कि जैसे जैसे हम लोग बोडे प्लॉट कैसे बनाते हैं, you remember, we take the mid range gain, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को लोअर करते हैं, so then what happens to the curve, ये ऐसे जाता है कि ये ऐसे जाता है, क्या होता है. So इस सर्किट को देखने से हमको पता लगेगा दिस इज अ टिपिकल आरसी सर्किट, टिपिकल आरसी सर्किट. ये वी हैव डिस्कस्ड इट अगेन एंड अगेन. इसमें है क्या, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे, सो देन द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. व्हाई? Because we know this one here we have a factor of 1 by 2 pi fc. f अगर घट रहा है, so what happens is the value of xc will keep on increasing, और value of xc अगर increase कर रहा है तो this drop here will keep on increasing, and hence since here and here the total drop is constant, since this drop increases, that is why this drop will decrease. यानी क्या हो रहा है, हमारा इनपुट जो है वो घटता जा रहा है. अगेन व्हाट इज द मीनिंग, कहने का मतलब है इन माय दिस सर्किट हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि हम जीरो से शुरू करते हैं, वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी अप टू से 10 किलोहर्ट्ज. ठीक है, लेकिन हम लोग जब बोडे प्लॉट समझना की कोशिश करते हैं, सो इन दैट केस व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि ये हमारा मिड रेंज फ्रीक्वेंसी है, से 1 किलोहर्ट्ज. 1 किलोहर्ट्ज से अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर, तो जहां जहां हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते जा रहे हैं, एज सुन एज आई एम डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, व्हाट हैपन्स इज द वैल्यू ऑफ एक्सी जो है ये बढ़ता जाएगा, बिकॉज एक्सी इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एफ सी. एफ अगर घट रहा है तो एक्सी बढ़ता जाएगा, और अगर XC बढ़ता जाएगा, जहां XC बढ़ता चला जाएगा, वहां व्हाट विल हैपन इज द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस दिस पॉइंट विल इंक्रीज. तो यहां पे जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है, जो कि एक्चुअल इनपुट टू द फेट है एम्पलीफायर, वो अगर घट गया, इनपुट ही अगर घट गया, सो देन व्हाट हैपन्स इज द आउटपुट विल डेफिनेटली डिक्रीज. सो द आउटपुट will have to decrease because of this factor, so that we know. तो ये जो RC सर्किट हुआ, इस RC सर्किट में जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं, वैसे वैसे दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो व्हाट वी कैन से इज कि दिस इनपुट सर्किट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स. लेट मी टेल इट टू यू अगेन. सो व्हाट आई मीन टू से इज, अगर हम पूरे चीज को एक बार में हम से आई वांट टू टेल यू अ जीस्ट, तो मेरा कहना है कि वी वांट टू फाइंड आउट एग्जैक्टली द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ अ फेट एम्पलीफायर. तो फेट एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स निकालने के लिए हम जानते हैं कि इसको 3 पार्ट में बांटा जा सकता है, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ये क्यों होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. ये आरसी सर्किट जो ये जो कैपेसिटर जो लगे हुए हैं उसके कारण, और नहीं तो मिलर कैपेसिटर जो अंदर बनते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी रेंजेस, यू नो व्हाट आर मिलर कैपेसिटर्स, उसके कारण ये इफेक्ट दिखाते हैं. और इसी इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी में दोनों साइड में हमको डिप दिखता है. फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व में हमको दिखता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जा रहे हैं, और कर्व गेन जो है ऊपर जाता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर वो हाई फ्रीक्वेंसी जोन में फिर नीचे चला जाता है. तो यहाँ पे सवाल ये था कि क्यों ऐसा होता है, तो इसीलिए हमने इसको 3 पार्ट में बांटा. तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे है नहीं, बाईपास वाला जो पोर्शन होता है, जो कि ट्रांजिस्टर के केस में होता है, इसमें ये होता नहीं. सो वी हैव इनपुट आरसी सर्किट एंड आउटपुट आरसी सर्किट. तो इनपुट आरसी सर्किट कैसे निकालें, व्हाट आई डिड वाज, इस सर्किट में सिर्फ इनपुट वाला पार्ट को हमने ले लिया, सिर्फ इनपुट वाला सेगमेंट को, यहाँ तक दिस साइड ऑफ द सर्किट. इसको इधर ले आया, तो यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हमने दिखाया, आई कॉल्ड इट आर इन गेट. और अब हमको मिल रहा है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे, फ्रीक्वेंसी अगर घटाते हैं फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू, मिड रेंज वैल्यू, वहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी को घटाते जा रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस इज द वैल्यू ऑफ एक्सी इंक्रीजेस. तो इसके अक्रॉस में ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो ड्रॉप
RG के अक्रॉस में कम होगा। RG के अक्रॉस में अगर ड्रॉप कम होगा, सो द इनपुट टू द सर्किट इटसेल्फ इज डिक्रीजिंग। अगर इनपुट वोल्टेज ही घट जाएगा तो आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करें, डेफिनेटली वो कम होगा। सो दैट इज वाई द आउटपुट डिक्रीजेस एंड हेंस द गेन डिक्रीजेस। अब है क्या कि वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग एक चीज जानते थे, वी नो व्हाट इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। हाउ डू वी डिफाइन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग यही बोलते हैं कि अ क्रिटिकल पॉइंट इन द एम्पलीफायर्स रिस्पॉन्स ऑकर्स कब? when the output voltage is 70.7% of its mid range value। जिस जगह पे आउटपुट वोल्टेज अपना मिड रेंज वैल्यू से 70.7% में आ जाता है, उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? तो हमने ये देखा कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इस चीज को अगर हम, इस सर्किट को अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो हम ये निकालना चाहेंगे कि व्हाट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो पहले तो ये सिंप्लीफाई अगर होगा तो आई कैन ड्रॉ अ सिंप्लीफाइड सर्किट लाइक दिस। इसके बाद का सर्किट आई हैव नॉट ड्रॉन इट इन द स्लाइड्स, सो आई एम ड्रॉइंग इट फॉर यू हियर। ये अगर हम ड्रॉ करते हैं तो दैट विल बी अनदर सिंपल रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस को लेट मी कॉल इट सिंपली आर इन, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू आर जी पैरेलल टू आर इन गेट। सो दिस विल बी द इक्विवेलेंट सर्किट, इस इनपुट सर्किट का इक्विवेलेंट ये होगा। सो नाउ वी से कि 70% ड्रॉप कब होगा? 70% ड्रॉप अगर हमको निकालना है तो व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस दिस पॉइंट? यहाँ पे हमको मिल रहा है what I am, it is nothing but a potential divider circuit, you know, this is V in, यहाँ पे this is the capacitor and this is the resistance, this side is V out, this side is V out, this is V in, ठीक है, this is C1, this is R in। तो हम एक चीज तो जरूर जानते हैं, what is V out? V out will be equal to how much? V out we can write as equal to V out, यहाँ पे okay fine, V out is equal to, we can write this as equal to R in, voltage divider है, divided by under root R in square plus X C1 square into what? V in. Okay, so then we can otherwise write V out। ये V out किसके लिए? लेट मी गो बैक। V out इस जगह पे, ये दोनों पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे इस जगह पे जो इनपुट जा रहा है, दिस पार्ट इज कंसिडर्ड हियर, अब हम ले चुके हैं इसको। ये जो इनपुट जा रहा है दैट इज V out। सो V out, या इसको हम लिख सकते हैं, इन दिस केस वी कैन कॉल दिस दैट इज इक्वल टू V गेट, ये भी लिख सकते हैं। गेट में जो वोल्टेज जा रहा है दैट इज इक्वल टू R in डिवाइडेड बाय अंडर रूट R in square plus X C1 square into V in। Okay, when R in is equal to X C1, we have already seen this, when R in is equal to X C1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? So V out, this will be equal to R in divided by R in square plus R in square into V in। You agree to this? So now from here what we can write is this is equal to V out will be equal to R in divided by root 2
R square in multiplied by V in, right? So then this can be written as equal to, this can be written as equal to 1 by root 2 into V in, or this is equal to 0.707 V in, that is equal to 70.7% of V in. तो यानी हम यहाँ से ये निकाल, ये हम देख चुके हैं इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर। हम ये चीज जान रहे हैं कि व्हेन Xc इज इक्वल टू R in, उस समय क्या होता है, द आउटपुट इज 70.7% ऑफ द इनपुट। तो देन द फ्रीक्वेंसी एट विच दिस हैपेंस इज कॉल्ड द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकाले, देन हाउ डू आई फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी? सो वी हैव टेकन द कंडीशन, ये तभी पॉसिबल होता है व्हेन R in is equal to XC1 or R in is equal to 1 by 2 pi FC1, okay, F in, or F in is equal to 1 by 2 pi R in into C1. So this is what is the critical frequency, or you can write FC for input circuit at low frequency is given by 1 by 2 pi R in into C1. So this is the critical frequency. Critical frequency क्या हुआ, जहाँ पे कि the output voltage is 70.7% of the mid range value. ठीक है, ये तभी हो रहा है when I see that when Rin is equal to Xc1, that we have proved. तो हमको एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मिला इसके कारण। नाउ इस सर्किट में अगर हम जाते हैं तो, इस सर्किट में अगर हम जाते हैं तो ये अगर दिस वाज द इनपुट पार्ट, so definitely the rest part that is considered as the output part. तो पहला लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हम एक लिए इनपुट आरसी सर्किट, इनपुट आरसी, उसमें हम निकाल चुके व्हाट इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अब हमको लेना होगा व्हाट इज द आउटपुट आरसी सर्किट। तो आउटपुट आरसी सर्किट, लेट अस ड्रॉ द आउटपुट आरसी सर्किट, ओके। तो लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में ही हम जा रहे हैं। तो दिस वाज माय ओरिजिनल सर्किट। इसमें इस पार्ट को अगर हम हटा दें तो हमको इधर पे आउटपुट में एक्चुअली क्या मिल रहा है, दैट इज द एम्पलीफिकेशन पार्ट। ये इनपुट अगर देते हैं तो इफेक्ट हमको एम्पलीफाई कर रहा है, तो दैट गिव्स मी द एम्पलीफिकेशन पार्ट। सो आई गेट GM इंटू आर डी, इस पूरे चीज को हम रिप्लेस कर दिए GM इंटू आर डी, दैट इज द एम्पलीफिकेशन पार्ट। और यू नो हम जब AC डायग्राम बनाते हैं, ओके, देन व्हाट वी डू इज वी अज्यूम दैट ऑल द DC सोर्सेज आर ग्राउंडेड। सो ये अगर ग्राउंडेड हुआ तो ये डायग्राम कैसा बनता, डेफिनेटली RD, ये दिस पार्ट, इसका टॉप पार्ट ग्राउंडेड है तो यहाँ आ गया, C2 रिमेन्स एज इट इज, RL रिमेन्स एज इट इज, ओके। सो देन व्हाट वी डू इज, इस केस में सिंपली व्हाट वी हैव डन, पहले भी किए थे अभी भी कर रहे हैं, वी से यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम क्या करेंगे, वी हैव अ थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक ही है, इस पार्ट को छोड़ देना, इसको छोड़ देना। सो इस पार्ट को अगर हम थेवेनाइज किए हैं, बिकॉज इस पार्ट को अगर हम थेवेनाइज कर रहे हैं, सो यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम हम क्या किए, पूरे चीज को हम बोल दें कि दिस इज नथिंग बट सिंपल, हमको कुछ करना, वी हैव गॉट नथिंग टू प्रूव, वी से इट्स द थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स और दिस विल बी द रेजिस्टेंस, द थेवेनिन्स रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज विद द थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स। इसको यहाँ लगा दिए एंड वी पुट बैक द सर्किट C2 एंड RL, इसको भी यहाँ लगा दिए। सो दिस इज व्हाट वी डू फॉर द आउटपुट RC सर्किट, ठीक है। तो आउटपुट RC सर्किट जब हम यहाँ लगा दिए, सो इन दैट केस हाउ डू वी इक्वेट द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, अगेन आवर लॉ यूज ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कम्स हैंडी एंड वी कैन सिंपली से दैट FC आउटपुट, ये तभी होगा व्हेन दिस टू इज इक्वल टू दिस वन, ये दोनों इसके बराबर होगा। तो इसके बराबर करने का मतलब क्या है,
इन अदर वर्ड्स यहाँ अगर हम नहीं आए, दैट मीन्स हम अगर बोल रहे हैं कि आर डी प्लस आर एल जो है दैट शुड बी इक्वल टू 1/2 एफ सी टू, ओके, एफ आउटपुट, फाइन. सो देन एफ वही क्रिटिकल आउटपुट, ये कितना हो जाएगा 1/2 आर डी प्लस आर एल इंटू C2. So precisely this one is called FC. Here I'll get 1/2 RD plus RL into C2. That is the second critical frequency. And we know that these two critical frequencies may be the same or may not be the same. And the one which is actually which occurs earlier, इसमें से जो critical frequency पहले पहुंच जाएगा, that is the actual corner frequency. That is what is the actual corner frequency. If I go back to the curve, the last page actually, here you can see, तो input में हमको दो critical frequency मिल रहा है. So this can be F in and this can be F out, or this can be F in, this can be F out. एंड जो फ्रीक्वेंसी पहले हुआ, ये अगर पहले हो जाता है जिसमें कि द गेन इज -3 dB, 0.707, that is nothing but equal to -3 dB. that also you know using your transistor logic. So या तो ये होगा या ये होगा पहले, ठीक है, या ये पहले होगा, सॉरी, या तो ये पहले होगा ये बाद में होगा, या ये पहले होगा ये बाद में होगा. whichever comes first, that is called the actual critical frequency. So the curve comes like this, -3 dB यहाँ पे था, उसके बाद फिर -3 dB उसके साथ अगर जुट गया तो दिस कर्व इज नथिंग बट -6 dB पे जा रहा है. सो दिस इज -6 dB. और अगर ये FC1 और FC2 के बीच में फैक्टर ऑफ 10 का है तो देन व्हाट वी विल से इज इट इज रोलिंग ऑफ इज -6 dB पर डिकेड एंड सो ऑन. सो दिस वाज माय इनपुट RC circuit, right? Then what we will do now is we will go for the output RC circuit. Now we will talk about the not output RC circuit but high frequency FET frequency response in using input RC circuit and output RC